दो क्वेश्चन हम टारगेट करेंगे आज की क्लास में। और पहला क्वेश्चन टारगेट करेंगे आज हम सबसे पहले पेंक पूरा अच्छे से फिनिश कर लेंगे। और दूसरा हम टारगेट करेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह रिजुविनेशन। रिजुविनेशन का मतलब होता है पुनर्युवन। और पुनर्युवन पे डायरेक्टली ऐसा प्रश्न नहीं आता कि व्हाट इज रिजुविनेशन। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन। इट मीन साइकिल ऑफ इरोजन के पाथ में कौन कौन से बाधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको पूछता है। कल यदि आप सबके सब उपस्थित थे या कल का वीडियो आपने देखा है, पिछला वीडियो, लास्ट वीडियो देखा है यदि आपने, तो आप दो बातें स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे कल की क्लास के बाद, कि डेविस महोदय हो या फिर पेंक महोदय हो, विलियम मॉरिस डेविस हो या फिर वाल्थर पेंक हो, इन दोनों का पर्पस सेम ही है, तरीका अलग अलग है। डेविस का पर्पस और पेंक का पर्पस दोनों का क्या बतलाने का है? ये दोनों बताना चाहते हैं कि बाह्य शक्तियां, यानी कि जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, जो बाह्य शक्तियां हैं, ये धरातल की ऊपरी सतह पर किस प्रकार से प्लेन करने की कोशिश करती है। यानी कि सरफेस के ऊपर, धरातल पर प्लेन करने की कोशिश करती हैं, ये समतल बनाने की कोशिश करती हैं। और समतल बनाने की कोशिश में इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन का एक साइकिल क्रिएट करती हैं, एक क्रम क्रिएट करती हैं। डेविस ने इसको एक साइकिल माना और डेविस को इस अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का जो एक चक्र है, इसमें चक्र वाला जो कॉन्सेप्ट डेविस को मिला वो हटन से मिला। सबसे पहले जेम्स हटन महोदय ने कहा था कि पृथ्वी के ऊपर, यानी धरातल के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, ये परिवर्तन चक्रीय हैं, यानी कि चक्रवत है। यानी उत्थान, विनाश और पुनरुत्थान, ये एक चक्र की तरह चलता रहता है, जिसमें ना आदि का कोई लक्षण है, ना भविष्य का, अंत का कोई भविष्य। यानी चक्र की बात की थी उन्होंने, जेम्स हटन साहब ने। और उन्होंने ये भी बताया था कि वर्तमान जो है वह भूत की कुंजी है। यानी कि प्रेजेंट जो है, अभी जो चट्टानों का स्वरूप है, अभी जो चट्टानों का क्रम है, अभी की जो स्थलाकृतियां धरती पर दिखती हैं, ये की हैं, चाबी हैं, किनके? पास्ट के। तो अर्थ का जो पास्ट है, अर्थ की जो प्राचीन हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है, यानी अर्थ पे जो भी चेंजेस आए, उन चेंजेस को यदि हम समझना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट के लैंडफॉर्म्स की स्टडी करें। तो लैंडफॉर्म्स की स्टडी करने के लिए प्रेरित करने वाला हटन है। हटन ने एकरूपता का सिद्धांत देकर के, हटन ने पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं की चक्रीयता की ओर इशारा करके कई ज्योग्राफर को प्रेरित किया। उनमें से एक ज्योग्राफर डेविस थे। डेविस ने धरातल पर बनने वाली स्थलाकृतियों के अध्ययन का प्रयास किया। और धरातल पर बनने वाली स्थलाकृतियों में अब सबका तो अध्ययन वो कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने आर्द्र प्रदेशों में नदियों द्वारा की गई जो अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण है, यानी एजेंट के एक एजेंट, अपर्दन के एक एजेंट को, अपर्दन के एक दूत को, नदी को अपने स्टडी के लिए चुना। क्योंकि डेविस मानते हैं कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट तरीके का या सर्वाधिक बड़े स्तर पर काम करने वाला अपर्दन का जो दूत है वो बहता हुआ जल है, यानी नदी है। इसलिए डेविस ने सारे अपर्दनकारी शक्तियों का अध्ययन ना करके नदियों का अध्ययन किया। और उसी के आधार पर उन्होंने धरातल पर होने वाले अपर्दन और धरातल पर होने वाले उत्थान, आंतरिक शक्तियां राइज करती हैं और बाहरी शक्तियां उसको इरोजन के थ्रू मेंटेन करती हैं,
उनके उच्चावच को समतल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो उनका रिलीफ है उसको न्यूट्रलाइज, एक तरीके से प्लेन करने की कोशिश करते हैं, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने देना चाहती हैं बाहरी शक्तियां। डेविस ने इस संदर्भ में अपना जो चक्र दिया, वह डेविस के चक्र की विशेषता यह थी कि उन्होंने बस 3 चीजों पे फोकस किया। उसी को उन्होंने अपना ट्रायो ट्रायो मतलब त्रिकूट कहा। उन्होंने कहा कि जो भी उथल पुथल जो ऊपरी सतह पर होता है, जो परिवर्तन ऊपरी सतह पर होता है, समतल लाने के लिए जो परिवर्तन होता है, समतल के लिए उन्होंने संप्राय मैदान शब्द यूज किया, जिसको हम पेनी प्लेन कहते हैं, पेनी प्लेन। तो पेनी प्लेन बनाने के लिए डेविस के अकॉर्डिंग 3 चीजें वर्क करती हैं। चट्टानों की संरचना वर्क करती हैं, और चट्टानों की प्रक्रम अपरदन को उन्होंने प्रक्रम कहा, प्रोसेस, और अवस्था यानी समय। यानी इन 3 चीजों को ही अलग अलग तरीके से व्याख्या किया। संरचना में उन्होंने ढाल को भी रखा संरचना के अंदर ही, चट्टानों के प्रकार को भी रखा संरचना के अंदर ही, और चट्टानों के प्रकार, ढाल, इन चीजों को उन्होंने संरचना के अंतर्गत रखा। और प्रक्रम में मूलतः उन्होंने अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण को प्रक्रम कहा। अपर्दन यानी कि इरोजन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, और निक्षेपण यानी डिपोजिशन, इनको उन्होंने एक तरीके से प्रक्रम कहा। और अवस्था का मतलब था समय, टाइम को उन्होंने एक तरीके से डेविस ने इन तीनों को ही उसने अपना ट्रायो बताया, त्रिकूट बताया, और कहा कि इन्हीं तीनों से यह चक्र चलता है। यानी चक्र को उन्होंने ग्राफ के माध्यम से दिखलाने की कोशिश की, जिसमें एक तरफ उन्होंने समय को रखा, दूसरी तरफ समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि आप इसको उत्थान कह सकते हो। शुरुआती फेज को जब उत्थान हो रहा होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उन्होंने इसको एक तरह से इनिशियल फेज कहा। इनिशियल फेज के बाद इन्होंने कहा कि एक अवस्था आता है तरुणावस्था, दूसरा अवस्था आता है प्रौढ़ावस्था, मैच्योर फेज, और तीसरा अवस्था आता है जिसको ओल्ड फेज कहें, ओल्ड फेज। यानी 3 स्टेज की बात की उन्होंने। और स्टेज शब्द यानी कि स्टेजेस शब्द, जो अवस्था शब्द है, उस शब्द पे इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया डेविस महोदय ने। तो कहने का सिर्फ इन लोगों का तरीका अलग अलग है। डेविस महोदय का जो तरीका है कि उन्होंने इसको अलग तरीके से कहा कि अपर्दन जो होता है वो इस फेज में ज्यादा होता है, इस फेज में मॉडरेट होता है, इस फेज में कम होता है। और अंततः इन्होंने कहा कि अवतल ढाल जैसी संरचना बन जाती है, और इस अवतल ढाल में जो ऊंचा भाग होता है, इसको उन्होंने मोनोडोनॉक कहा, अवतल फेज। यानी अवतल यानी कॉन्वेक्स, आप कहेंगे कॉनकेव स्लोप बन जाता है लास्ट में, इसी को उन्होंने पेनी प्लेन कहा। और इसमें जो ऊंचा छोटा मोटा जो ऊंचा क्षेत्र बचता है, थोड़ा मोड़ा जो ऊंचा क्षेत्र बचता है, उसको उन्होंने रेसिडुअल माउंटेन्स या अवशिष्ट पहाड़ी कहा। तो डेविस को हमने देखा था, डेविस के दोनों कर्व को देखा था। डेविस से अलग कैसे हैं हमारे पेंक साहब, उनको भी हम कल की क्लास में सिर्फ बेसिक समझे थे। आज की क्लास में हम थोड़ा सा इसका हम कुछ मटेरियल आपके सामने डिस्कस कर लें तो और बेहतर होगा। डेविस का जो भौगोलिक चक्र था वो वाल्टर पेंक ने दिया। कल की क्लास में हमने देखा था कि जो पेंक साहब थे वो 1924 में 23 में ही डेथ कर गए थे ओरल कैंसर से, और 1920 में उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। 24 में पब्लिश हुआ, 24 में पब्लिश हुआ, ये यहां गलत लिखा हुआ है तो सुधार लेंगे कि 24 में प्रकाशित हुआ। उनके मरने के बाद उनकी ये थ्योरी उनके स्टूडेंट ने प्रकाशित किया, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। पेंक ने इरोजन साइकिल को 3 चीजों पे डिपेंड माना। पेंक की माने तो जो साइकिल ऑफ इरोजन है वो 3 चीज पे डिपेंड करता है। एक रेट ऑफ द राइज पे, रेट ऑफ द राइज पे, रेट ऑफ द इरोजन पे। रेट ऑफ द राइज और रेट ऑफ द इरोजन के बीच के रिलेशन पे टिका है डेविस का, सॉरी पेंक का अपरदन चक्र। डेविस का चक्र थोड़ा अलग था, वो 3 चीजों पे टिका था, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। लेकिन पेंक जो है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था को नहीं मानते हैं।
पेंक किसको किसको मानते हैं? उत्थान की दर को, रेट ऑफ राइज को मानते हैं पेंक, उत्थान की दर को मानते हैं, और अपर्दन की दर को मानते हैं, जिसको निम्नीकरण कहते हैं उसको अपर्दन की दर कहते हैं। साउंड तो हमारे यहां से कम और ज्यादा नहीं हो सकता, इतना ही रह पाएगा साउंड, वो नेटवर्क इश्यूज के कारण ऐसा होता है, तो आप साउंड अपने अनुसार से देख लीजिएगा थोड़ा। हमारा जहां तक संभव है हम मैक्सिमम साउंड के साथ ही आपसे हम बात करते हैं, ठीक है। हम अपने अनुसार से जो साउंड मैक्सिमम साउंड है हम उससे आपसे बात कर रहे हैं। हेलो। पढ़ाने दें हमें, कन्वर्सेशन हम बाद में करेंगे। यदि अभी हम आपके साथ कन्वर्सेशन करने लगेंगे तो फिर आप ही को समस्या होगी। आप मेरी बातों पे फोकस करेंगे और अपना माइक ऑफ रखेंगे। अभी भी जो 2 मिनट ये डिस्टरबेंस हो रहा है, एक सुभाष कुमार जी थे, उनका माइक ऑन था, जिसके कारण खड़खड़ खड़खड़ की साउंड कर रहा था यहाँ पे, और इसी कारण से हमको आना पड़ा कि चलो मैं देखूं खड़खड़ क्यों कर रहा है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि बार बार हमें आपसे यदि रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तो समस्या होगी मुझे, इसलिए आप कोशिश करिए कि आपका जो माइक है वो ऑन ऑन ना हो। डिस्टर्ब होने पे सब बच्चों को परेशानी होती है, प्लीज। मैं चाहता हूं कि जो हमारा क्लास है ना, हमारी वो क्लास बिल्कुल ही डिस्टर्ब ना हो और रेगुलर रहे, क्लास खत्म ना होवे, ठीक है। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा। आवाज आ रही है अब प्रॉपर सब लोगों को? चलिए, उम्मीद करते हैं सबको साउंड प्रॉपर आ रहा होगा, और इस बार पूरा फिनिश करने दीजिएगा, तब आप में से कोई कुछ बात करेगा। अब हम चाहते हैं कि आज के बाद हम पेंक ना पढ़ाएं, आज ही लास्ट हो जाए पेंक का, ठीक है। रोज रोज पेंक पढ़ाऊंगा तो मैं रोने लगूंगा फिर मतलब परेशान हो जाऊंगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही बीमार में आदमी कमजोर हो जाता है। पेंक आज के बाद पेंक नहीं, आज ही आज भर पेंक। तो डेविस के अपर्दन चक्र में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात सॉरी, पहली बात रेट ऑफ इरोजन की बात की थी मैंने, रेट ऑफ राइज। इन्होंने उत्थान की दर को बहुत महत्वपूर्ण माना था कि जिस रेट से कोई चीज राइज करेगा उसी रेट से इरोजन होगा। यदि राइज का रेट ज्यादा है, दर उत्थान की दर ज्यादा है, तेजी से पर्वत उठ रहा है, तो तेजी से उस पर अपर्दन होगा। तो राइज ऑफ रेट प्लस राइज ऑफ इरोजन, राइज नहीं, रेट ऑफ इरोजन, ठीक है। रेट ऑफ इरोजन यानी कि अपर्दन की दर भी महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो फंक्शन, मेनली ये 2 फंक्शन पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, रेट ऑफ राइज और रेट ऑफ इरोजन। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन वो कहते हैं, वो स्लोप की बात करते हैं, रेट ऑफ स्लोप। स्लोप जो है, स्लोप में चेंजेस को भी वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में देखते हैं। तो स्लोप, रेट ऑफ इरोजन और रेट ऑफ राइज, इन तीनों का रिजल्ट मानते थे पेंक। पेंक और डेविस के बीच का पहला अंतर यहीं पर समझ में आ जाएगा। पेंक कह रहा था, पेंक कह रहे थे कि इन तीनों का जो आनुपातिक संबंध है, उसी आनुपातिक संबंध पे स्थलाकृतियां यानी लैंडफॉर्म्स का जो डेवलपमेंट है, स्थलाकृतियों का जो निर्माण है, इन्हीं तीनों पे डिपेंड करता है। तो स्थलाकृतियों का निर्माण इन तीनों के अनुपात पे डिपेंड करता है, रेशियो पे डिपेंड करता है, रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ द राइज एंड द रेट ऑफ द इरोजन एंड रेट ऑफ द स्लोप। पेंक ने कहा था कि इस प्रक्रिया को पेंक ने आकृतिक विश्लेषण, मार्फोलॉजिकल एनालिसिस, जैसे कि डेविस ने अपने चक्र को क्या नाम दिया था? भौगोलिक चक्र, अपर्दन चक्र। डेविस ने चक्र शब्द पर बड़ा जोर दिया था। पहला अंतर क्या था?
कि डेविस ने संरचना, प्रक्रम और अवस्था की बात की थी। पेंक ने क्या कहा था? कोई संरचना, कोई प्रक्रम, कोई अवस्था स्थलाकृति नहीं बनाती। तो रेट ऑफ राइज, रेट ऑफ इरोजन और रेट ऑफ स्लोप का जो रेशियो है, ढाल का अनुपात, अपरदन के दर की अनुपात और उत्थान के दर का अनुपात, ये तीनों अनुपातों का ही परिणाम है स्थलाकृति। तो दोनों का एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या था? जो डेविस थे उन्होंने चक्र शब्द पर ज्यादा जोर दिया था, उन्होंने अपरदन के चक्र शब्द पर ज्यादा जोर दिया था, उन्होंने इसको अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र नाम दिया था। पेंक ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। पेंक ने इसको चक्र का नाम ना दे करके पेंक ने कहा था दिस इज नॉट अ साइकिल, दिस इज मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम और दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ये पेंक ने किया कहा था। यानी पेंक के अनुसार मॉर्फोलॉजिकल मतलब आकृतिक, आकृतिक विश्लेषण। पेंक ने अपनी थ्योरी को आकृतिक विश्लेषण कहा था। पेंक ने अपनी थ्योरी को मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस या भू आकृतिक तंत्र, भू आकृतिक तंत्र कहा था। उनका कहना था कि ये कोई साइकिल नहीं है, चक्र नहीं है, ये सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिससे स्थलाकृति बनती। पेंक ने कहा था कि किसी भी क्षेत्र में स्थल रूप का आकार यानी कि स्थलाकृति वहां पर होने वाली टेक्टोनिक मूवमेंट से रिलेटेड होती है, विवर्तनिक क्रिया से रिलेटेड होती है। और विवर्तनिक क्रिया आप लोग पढ़ चुके हो, यानी प्लेटों का इधर उधर हिलना डुलना खिसकना, यह क्या कहलाता है? विवर्तनिक क्रिया कहलाती है। तो डेविस ने विवर्तनिक क्रिया पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। डेविस ने अपने अपरदन चक्र को ज्यादा जटिल नहीं बनाया, कम कंपोनेंट यूज किए। डेविस ने कम मसाले यूज किए हैं अपने चक्र को बताने के लिए। पेंक में तो सब्जी नहीं है, केवल मसाला ही मसाला है। पेंक बहुत सारी चीजों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। पेंक कह रहे हैं कि किसी क्षेत्र में कोई जो लैंडफॉर्म बनता है ना, कोई भी लैंडफॉर्म बनता है, स्थलाकृतियां बनती हैं, चाहे वो एंडोजेनेटिक फोर्स से बनता हो चाहे एक्सोजेनेटिक फोर्स से, हर एक स्थलाकृति के निर्माण में टेक्टोनिक मूवमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पेंक का कहना था राइज होता ही क्यों है? क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट होता है। पेंक का कहना था इरोजन घटता बढ़ता है, क्यों? क्योंकि स्लोप घटता बढ़ता है। और स्लोप क्यों घटता बढ़ता है? टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण। यानी कि ये टेक्टोनिक मूवमेंट है क्या? तो क्रस्ट, सियाल यानी ऊपरी परत जो है उसमें होने वाला परिवर्तन जो है वही टेक्टोनिक मूवमेंट है। और वो परिवर्तन ही मूलतः स्थलाकृति पैदा करती, यानी स्थलाकृतियों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका है? वो टेक्टोनिक मूवमेंट का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट है वही एक तंत्र को विकसित होने देती है, इन तीनों को कंट्रोल करती है। एक और बात याद रखिएगा, डेविस ने समय पर बहुत जोर दिया। डेविस ने समय पर बहुत जोर दिया और समय को उन्होंने अवस्था पुकारा। पेंक ने कहा कि स्थलाकृतियों के निर्माण को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तुम घड़ी लेके नहीं बैठ सकते कि ई वाला जो गॉर्ज बना है और ई वाला जो कैनियन बना है इसमें 2 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगा है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी स्थलाकृति है, मान लीजिए गोखुर झील है, तो गोखुर झील में क्या लिखिएगा? इसको बनने में 3 दिन 4 मिनट 15 सेकंड लगा या 4 वर्ष लगा? नहीं। पेंक का मानना है, यदि आपको लगता हो कि पेंक सही है या डेविस सही है, तो पेंक का मानना था कि जो भी लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है वो समय रहित होता है। मतलब उसमें कोई फिक्स्ड समय नहीं होता है, उसको किसी समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता, उसको अवस्थाओं में नहीं बांटा जा सकता। कुल मिला के पेंक यही कहना चाहता था कि डेविस बेवकूफ बना रहा है। हर विद्वानों के साथ यही प्रॉब्लम है, खास करके जो जलनताहा विद्वान लोग हैं, उसको दूसरा विद्वान पचता नहीं है।
तो जैसे वो कहेगा, हम भी पहले पढ़ते थे ना 2-3 जगह, मैं कई आईएएस के कोचिंगों में पढ़ने गया था ज्योग्राफी, और लगभग जो जो लोग ज्योग्राफी पढ़ाते थे मुखर्जी नगर और करोल बाग में, सबके पास गया मैं पढ़ने के लिए। तो फेमस लोगों में मैं देखता था, जब मैं एक फेमस के यहाँ पहले पढ़ चुका था और दूसरे फेमस के यहाँ गया, तो वो पढ़ाते कम थे और पहले वाला फेमस का आलोचना ज्यादा करते थे, और ठीक उल्टा पढ़ाने की कोशिश करते कि तुम वहां गए होगे तो तुमको ये पढ़ाया होगा, अरे बेवकूफी तो आता ही नहीं, यूपीएससी तो पूछती ही नहीं है, तुम बेकार में वहां पढ़ रहे थे। ऐसा ही कुछ था डेविस और पेंक के बीच भी। डेविस ने जो जो बातें कही बड़ी जोर देके, डेविस ने कहा कि अपरदन एक चक्र की तरह चलता है। पेंक ने कहा कोई चक्र नहीं है भाई, क्या है ये, दिस इज अ सिस्टम, जियोमॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। एंड ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, आकृतिक विश्लेषण है, ये चक्र नहीं है। डेविस ने कहा था संरचना, प्रक्रम और अवस्था। पेंक ने कहा पहली बात तो ये बता दूं, कोई अवस्था नहीं है, कोई टाइम नहीं है, स्थलाकृति के निर्माण का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? स्थलाकृति के निर्माण में कोई फिक्स्ड टाइम नहीं लगता, टाइम कोई फैक्टर ही नहीं है, स्थलाकृति के निर्माण को अवस्था में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, स्थलाकृति हो सकता है कि पहाड़ी क्षेत्र में भी हमको क्या दिखे, मियांडर दिखे, हो सकता है कि पहाड़ी क्षेत्र में भी हमें क्या दिखे, गोखुर झील दिखे। यदि हम डेविस की माने तो गोखुर झील कहां बनना चाहिए, डेविस की बात मानेंगे तो गोखुर झील बनना चाहिए जाके वृद्धावस्था में, यानी ओल्ड एज में, या फिर मैच्योर एज में। लेकिन डल झील और बुलर झील क्या है, झेलम नदी के द्वारा डल झील और बुलर झील जो बनाया गया है कश्मीर की घाटी में, क्या है वो, तो वो गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक है। किसका? झेलम का। तो हिमालय के ऊपर में कैसे बन गया सर? उसको तो अरब सागर के पास बनना चाहिए, या फिर गंगा के वो जो सुंदरबन का डेल्टा है उधर बनना चाहिए था, तो वहां कैसे बन गया ऑक्सबो लेक? इसीलिए तो पेंक ने कहा था क्या, कि इन स्थलाकृतियों को अवस्थाओं में नहीं बांट सकते कि इस अवस्था में यह स्थलाकृति बनेगी, स्थलाकृतियों को टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते कि इतने टाइम में ये बनेगी, इतने टाइम पे ये बनेगी। इट मींस टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही नहीं, टाइम में हम बांध नहीं सकते। ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म्स इज टाइमलेस, डेवलपमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म्स आर टाइमलेस, वी कैन नॉट डिवाइड इट, कैटेगराइज इट इन स्टेजेस, देयर आर नो स्टेजेस। ठीक है, और जो लैंडफॉर्म्स है उसके डेवलपमेंट को किसी ऑर्डर में, किसी क्रम में नहीं आप बांट सकते कि इस यहां पे ही बनेगा भी आकार की घाटी और गॉर्ज। डेविस ने कहा, डेविस ने गजब, डेविस ने कहा था, क्या कहा था डेविस ने, कि जो आपका यूथ स्टेज है, यानी जो पहाड़ी ढलान है, यहां पे ही बनेगा भी आकार की घाटी, और यहां आके ये घाटी चौड़ी हो जाएगी, यहां आके घाटी बहुत चौड़ी हो जाएगी। पेंक ने कहा कि अबे बेवकूफ, यहां भी आकार की घाटी बन सकती है, यानी ओल्ड एज में भी आकार की घाटी बन सकती है। आप भी बोलोगे कैसे, हमको ही लगा पेंक पगला गया, चुगली करने, निंदा करने के चक्कर में लगता है गलत गलत बोल रहा है पेंक, इसीलिए तो लोगों ने पेंक को गलत समझा कि तुम कुछ भी बोलते हो भाई, तुम्हारे में कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई क्रम नहीं है, तुम कैसे कह रहे हो कि यहां पे भी आकार की घाटी बन जाएगी, बताना जरा कैसे बनेगी भी आकार की घाटी यहां। पेंक ने कहा कि सोचो यदि ऐसा हो कि यहां पे कोई विवर्तनिक घटना घट जाए, यानी यहां का चट्टान अचानक धंस जाए, तो यहां स्लोप बन जाएगा, और स्लोप बन जाएगा तो नदी यहां, तब इतना तेज स्लोप होगा तो नदी बॉटम को काटने लगेगी, अपने तली को काटने लगेगी, तो वी शेप्ड वैली बना कि नहीं बना? कोई और एग्जाम्पल दो, विवर्तनिक चेंज नहीं हुआ तो। एक और एग्जाम्पल दिया पेंक ने, पेंक ने एक और एग्जाम्पल दिया, माफ करना एक मिनट, पेंक ने एक और एग्जाम्पल दिया, और पेंक का ये एग्जाम्पल रिलेटेड था किससे, कि यदि मान लीजिए
कि यहां पे नदी का मुहाना है और ये समुद्र है। किसी कारण से यदि समुद्र का जल स्तर, यहां पे अभी समुद्र का जल स्तर ये है, किसी कारण से यदि समुद्र का जल स्तर नीचे चला जाए तो क्वेश्चन ये भी उठता है, ये कैसे पॉसिबल है कि समुद्र का जल स्तर नीचे चला जाएगा? ऐसा कभी हुआ है क्या इतिहास में? हाँ हुआ है। जो हिमयुग था, जब सारा समुद्र जम गया था, तो हिमयुग के दौरान समुद्र का जल स्तर क्या चला गया था? कई फीट नीचे चला गया था। तो कई फीट नीचे यदि समुद्र का जल स्तर नीचे चला जाएगा तो जो अपर्दन का चक्र है, जो यहाँ खत्म हो जा रहा था, लोअर कर्व यहाँ खत्म हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समुद्र आ जा रहा था। लेकिन अचानक यदि समुद्र नीचे चला गया तो अब नदी अपने चैनल को ग्रेडेड करना चाहेगी इस लेवल पे। अब इतना दूर, अब नदी इसको क्या करना शुरू कर देगी? काटना। नदी इसको काटना शुरू कर देगी। ऐसा पॉइंट जहां से ढाल बढ़ गया उसको निक पॉइंट कहा। पेंक ने इसको क्या कहा? निक पॉइंट कहा कि यदि निक पॉइंट यहां बन जाएगा, पहले समुद्र का जल स्तर यहां था, समुद्र का जल स्तर यहां था, अब समुद्र का जल स्तर सी लेवल नीचे चला गया यहां, तो अब पानी यहां से यहां गिरना चाहेगा ना। तो ये जो स्लोप बढ़ गया, इस स्लोप के चक्कर में नदी अपने चैनल को ग्रेडेड करना चाहेगी। नदी अब अपने चैनल को क्या करना चाहेगी? कर्व को ग्रेडेड करना चाहेगी। उसको एक ऐसा कर्व चाहिए, उसके बीच में ऐसे निक पॉइंट नहीं चाहिए, नहीं तो इस निक पॉइंट से ये क्या करेगी? इसको काटने लगेगी और काट के इसको क्या करने की कोशिश करेगी? इस लाइन पे लाने की कोशिश करेगी। तो इस पूरे एरिया को नदी काट डालेगी। यानी नदी अपने बॉटम को क्या करेगी? गहरा करेगी। बॉटम को नदी गहरा करेगी तो भी आकार की घाटी बनाएगी। यानी कोई जरूरी नहीं है। पेंक ने कहा, डेविस नहीं मानते इस बात को। डेविस ने कहा भी शेप्ड वैली केवल कहां बन सकती है? पहाड़ों पर। पहाड़ों पर यानी जहां यूथफुल स्टेज बनेगा, जहां युवा अवस्था में नदी होगी, वहीं बनेगा। उन्होंने युवा अवस्था को मान लिया कि ओरिजिन जहां नदी का होता है वहीं युवा अवस्था होता है। लेकिन पेंक का कहना था नदी कहीं भी फिर से जवान हो सकती है यदि उसको ढाल मिल गया। नदी वहां बॉटम काटने लगेगी जहां उसको क्या मिलेगा? ढाल मिलेगा। और ढाल किस कारण से मिल सकता है? तो कोई भी कारण हो सकता है। समुद्र तल का जल स्तर नीचे उठने से ढाल मिल सकता है। इसके अलावा और ढाल कहां से मिल सकता है? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होने से ढाल मिल सकता है। तो ये तो पेंक का ये डायलॉग बाजी था। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि पेंक के जो सिद्धांत थे, उन्होंने 5 बातों पर अपने सिद्धांत को स्थापित किया। पेंक का सिद्धांत 5 किस पॉइंट पे आधारित था? पहला पॉइंट था कि एक्चुअल में जो लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट होता है, स्थलाकृतियों का जो विकास होता है, वो राइज का रेट और इरोजन के रेट पर डिपेंड करता है और साथ में स्लोप पे डिपेंड करता है। पेंक ने कहा कि लैंडफॉर्म्स के डेवलपमेंट में स्लोप का बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी भी लैंडफॉर्म का स्लोप, स्लोप पे जो मलबा है, उस मलबे का वहां से हटना, इसी पर नदी का नीचे का अपर्दन डिपेंड करता है। ठीक है? नदी के अपर्दन की रेट ढाल पर पड़े हुए अवसादों पर डिपेंड करता है। पेंक मानते हैं कि ढाल की प्रवणता निचले भाग में कम होती है, ऊपरी भाग में ज्यादा होती है। ढाल जो है, निचले भाग में ढाल की प्रवणता कम होती है, ऊपरी भाग में ढाल की प्रवणता ज्यादा होती है। ऐसा पेंक मानते थे कि ऊपरी भाग में ढाल की प्रवणता क्या होती है? ज्यादा होती है। ये पेंक मानते थे। ठीक है? तो ढाल की प्रवणता का मतलब क्या है? स्लोप ग्रेडेशन कहते हैं। नदी चाहती है कि उसका स्लोप ग्रेडेड हो। ग्रेडेड का मतलब क्या? सी लेवल और उसके टॉप लेवल के बीच में कम से कम डिफरेंस हो, यानी एकदम बिल्कुल कर्व जो हो उसमें कोई निक पॉइंट ना हो। कर्व जो हो एकदम फ्लुएंट फ्लो में कॉपरेट करता हो, पानी के फ्लो में कर्व कॉपरेट करता हो, उसके मार्ग में कोई रुकावट ना हो। इसको कहते हैं ग्रेडेशन। इसको बोलते हैं ढाल की प्रवणता। ये क्या है? ढाल की प्रवणता है। तो ढाल की प्रवणता जो होती है, निम्न भागों में ढाल की प्रवणता बिल्कुल कम होती है, मतलब तीक्ष्णता कम होती है। तीक्ष्ण ढाल सिर्फ ऊपरी भागों में होते हैं। जो अपर लेवल है, माउंटेनिंग एरियाज, हिली एरियाज, हायर एरियाज में जो
तीक्ष्णता है ढाल की, स्लोप की, स्लोप ग्रेडियंट जो होता है, ढाल की प्रवणता जो होती है, तीक्ष्णता जो होती है, ऊपरी भाग में ज्यादा होती है, निचले भाग में कम होती है। यही कारण है कि ऊपरी हिस्से में नदी ज्यादा अपर्दन करती है और निचले हिस्से में नदी कम अपर्दन, मतलब निचले भाग में अनाच्छादन के बराबर, जो अधिक निचले भाग में कम अपर्दन करती है, सीधा समझिए, ऊपरी भाग में ज्यादा अपर्दन करता है नदी और निचले भाग में कम अपर्दन करता है, ऐसा पेंग मानते थे। क्यों भाई, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका मानना है कि स्लोप ग्रेडियंट, ढाल की प्रवणता, ढाल की तीक्ष्णता ऊपरी भागों में अधिक होती है, निम्न भागों में कम होती है। तो निम्न भागों में जितना भी अनाच्छादन होता है, यानी जो भी मलबा निकाला जाता है, उतना जितना निम्न भाग को लाने के लिए मलबा का निकालना जरूरी है, उतना ज्यादा ऊपर अपर्दन होगा, इरोजन होगा। पेंक ने कहा कि जो राइज है वो लंबे समय तक चलता है, उत्थान जो है शॉर्ट पीरियड नहीं है। डेविस बेवकूफ था, ऐसा हम नहीं, पेंक कह रहे हैं। उत्थान एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ चलते हैं। इस पर खूब जोर दिया पेंक ने, क्योंकि इसमें डेविस ने गलती की थी ना। तो जो आपका निंदक होता है वो आपके कमजोर पॉइंट पे खूब दबाव बनाता है, जहां आपको गोली लगा है विलन आपको वहीं पे मुक्का मारेगा, वही बात है। तो ये डेविस का कमजोर पॉइंट था, इसलिए पेंक ने इसको खूब भंजाया। पेंक ने कहा कि उत्थान और अपर्दन साथ साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है कि अपर्दन बाहर वेट करता है उत्थान का कि तुम निपटा लो, हल्का हो लो, तब हम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों साथ साथ चलता है, उत्थान और अपर्दन जो है दोनों साथ साथ चलता है और काफी लंबे समय तक चलता है। उत्थान और अपर्दन जो है काफी लंबे समय तक चलता है। कभी उत्थान तीव्र होता है, अपर्दन मंद होता है, तो कभी अपर्दन तीव्र होता है, उत्थान मंद होता है। ये डिपेंड करता है, जो लैंडफॉर्म बनेगा ना, वो लैंडफॉर्म इन्हीं दोनों के आंख मिचौली पर डिपेंड करता है। उत्थान और अपर्दन के रेट पर भू आकृति यानी स्थलाकृति का निर्माण निर्भर करता है। यदि उत्थान बहुत तेज है और अपर्दन मंद है तो स्थलाकृति ज्यादा डेप्थ में नहीं होगी, ज्यादा गहरी स्थलाकृति नहीं बनेगी। लेकिन यदि उत्थान धीमा है और अपर्दन बहुत तीव्र है तो कोलोराडो का ग्रैंड कैनियन बन जाएगा। पेंक मानते हैं कि यूएसए में जो कोलोराडो का ग्रैंड कैनियन बना है ना, ग्रैंड कैनियन बना है, वहां इसलिए बना है क्योंकि वहां उत्थान मंद था, अपर्दन तीव्र था। उत्थान मंद होगा, अपर्दन तीव्र होगा, तो अपर्दन इतना होते चला गया होगा लंबे समय तक कि वहां पे ग्रैंड कैनियन जैसा गहरा नाला बन गया। ग्रैंड कैनियन देखा है ना आप लोगों ने? ग्रैंड कैनियन नहीं देखा है तो एक बार देख लेना ग्रैंड कैनियन, बड़ा खूबसूरत सा नजारा दिखेगा आपको जब आप ग्रैंड कैनियन देखेंगे। तो कोलोराडो नदी जो है वो ग्रैंड कैनियन बनाती है, कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन बनाती है और बड़ा ही खूबसूरत ग्रैंड कैनियन है। आप देख लेना एक बारी ग्रैंड कैनियन का, ठीक है? ग्रैंड कैनियन प्रचार देता है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमको ग्रैंड कैनियन देखना है। ये है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क ऑफ एरिजोना, अभी चलेगा, आपको दिखेगा ये साउंड, मैंने देख लो। ये ग्रैंड कैनियन का जो नजारा दिख रहा है नीचे, ये नदी, ये जो चट्टान है यहां है स्थलाकृति, स्थल पहले इतना ऊंचा था, इसको नदी ने काटा है, ठीक है? नदियों ने इसको काट के इतना ज्यादा गहरा किया है। ये दोनों तरफ से जो बीच में रोड बना हुआ है, ये आपको ग्रैंड कैनियन घुमाने ले जा रहा है। देख लो भाई, ग्रैंड कैनियन एरिजोना में है। ये ग्रैंड कैनियन जो है ये एरिजोना, एरिजोना एक एरिया है जहां कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया ग्रैंड कैनियन दिखाया गया है। और ग्रैंड कैनियन बेसिकली है क्या, नदियों ने क्या किया है ना, कोलोराडो नदी अपर्दन करती रही है लगातार,
और अपर्दन करते हुए इतना देखो दोनों तरफ से जो काटा है, ये तो ह्यूमन काटेगा ऐसे, लेकिन नदी ने भी ऐसे ही काटा है, बड़ा गहरा सा काटा है। आगे वहीं ले जा रहा है आपको, थोड़ा जल्दी ले चलो भाई, ग्रैंड कैनियन दिखाना है। तो नदियों नदियों के द्वारा पर्वतों को काटकर जो ये लंबा मार्ग बनाया जाता है, उस मार्ग को के लिए ही ये कैनियन टर्म यूज होता है। और कोलोराडो नदी के द्वारा जो एरिजोना है, एरिजोना में जो बनाया गया है ये ग्रैंड कैनियन, वो देखने लायक है। ऊंचा उधर देखो, पीछे बैक में देखो कितना ऊंचा पर्वत है ना वो। उस पर्वत को जैसे ये रोड बनाने के लिए जो काटा, ये काटा नहीं है, ह्यूमन ने नहीं काटा है, इस नदी ने काटा है। नदी के किनारे किनारे आपने सड़क बनाया है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है एरिजोना का, कोलोराडो नदी का, ऊपर लगभग 8-9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर नहीं कहेंगे बल्कि लगभग 8-9 किलोमीटर बहुत हो गया, 800-900 मीटर हो गया, 2000 मीटर हो गया, 2000-3000 मीटर तक ऊंचाई से कटा हुआ है, नीचे गहरा है। भारत में यदि देखना चाहते हो, मान लो तुम अमेरिका नहीं देख सकते हम जाके वहां, यदि हम भारत में देखना चाहते हैं कैनियन, तो कहां देखेंगे भारत में कैनियन? थोड़ा इसको आगे कर दूं। भारत में यदि ग्रैंड कैनियन, ये यहां पे अब आपको कैनियन दिखाने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। भारत में यदि कैनियन देखना चाहते हैं तो हम चंबल बोल रहा हूं कि वो चिनाब नदी जो है, ये है ग्रैंड कैनियन। ये देख लो, ये नेचुरली कटाव हुआ है। नदी ने लाखों वर्षों में यहां से लेके नीचे तक काट के रास्ता बनाई है। तो यहां जो चट्टानें कटी कटी दिख रही है ना, चट्टानें, इन चट्टानों के बीच से नदियां बहती हैं, ना धाराएं बहती हैं। तो धाराओं ने काट के ऐसे नाले जैसी संरचना बना दी है, ठीक है। तो कभी आप देख लेना, जब आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले तो आप देख लेना इसको एक बार। ये सारे जो काटे हुए क्षेत्र हैं, डॉक्यूमेंट्री मैंने जान के ओपन किया, ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की डॉक्यूमेंट्री है ग्रैंड कैनियन की। और ग्रैंड कैनियन यहां से लोग देख रहे हैं ग्रैंड कैनियन को, तो कम से कम पर्वत के ऊंचे टॉप से नीचे देख रहे हैं लोग, और नीचे कटा हुआ एरिया है पूरा का पूरा। आज यूएसए ग्रैंड कैनियन एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप करके उसको दिखलाता है लोगों को कि यहां से लेके नीचे तक नदी ने काटा है। चलो बहुत ज्यादा हो गया, टाइम तो देख लिया आपने, बाद में आप अपना देखते रहना पूरा का पूरा, जहां भी आपको मिल जाएगा ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन एक तरीके से इन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपका, एक मिनट। तो उत्थान और अपर्दन काफी लंबे समय तक साथ साथ चलते हैं। कभी उत्थान तीव्र होता है, कभी अपर्दन तीव्र होता है। पेंक डेविस की तरह पेंक इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे कि ये एक चक्र है। आपको याद रहना चाहिए, पेंक जो है डेविस की तरह चक्रीय प्रणाली में विश्वास नहीं करते थे। पेंक विश्वास करते थे कि ये एक तरह का सिस्टम है, तंत्र है। पेंक का कहना था कि ये आकृतिक विश्लेषण है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस है, ये आकृतिक विश्लेषण है कि स्थलाकृति बनती कैसे, ये कोई चक्र वक्र नहीं है। पेंक का मानना था कि जो भी स्थल रूप हैं, उनके विकास की कोई समय सीमा नहीं है। स्थल रूपों का विकास ढाल तय करता है, जलवायु तय करता है, थोड़ी बहुत जो योगदान है संरचना का भी है। लेकिन डेविस का मानना, सॉरी, पेंक का मानना था कि सबसे ज्यादा योगदान ढाल का है, स्लोप का है। पेंक ने बहुत ज्यादा जोर दिया है किस पे? ढाल पे। पेंक के अनुसार जब कोई भूखंड समुद्र तल से बाहर आता है तो उस समय उत्थान मंद गति से होता है, लेकिन यह उत्थान लंबे समय तक चलता रहता है। जैसे ही कोई भूखंड बाहर आता है, विभिन्न प्रकार का प्रक्रम, जिसको अपक्षय अपक्षय कहते हैं, जिसको डेनुडेशन आप कहते हैं, ऋतुचरण कहते हैं, अपर्दन कहते हैं, कई तरह के प्रक्रम, जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये सब के सब अपना अपर्दन का काम शुरू कर देते हैं।
जब अपर्दन का काम शुरू होता है तो ढाल का निर्माण होता है, और जब ढाल का निर्माण होता है तो अपर्दन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि अपर्दन की दर ढाल पे ही निर्भर करता है। अपर्दन की दर का सीधा सीधा संबंध ढाल से है। और अपर्दन जो होता है वो 3 फेज में होता है, 3 फेज में होता है। पेंक ने अपने इस फेज को अवस्था नहीं कहा, बल्कि पेंक ने डेविस से अलग जाकर 3 जर्मन शब्द यूज किया। आगास्तिजिंडे इट्विक्लुंगा, ये जर्मन शब्द है। इसको हम पेंक की प्रथम प्रावस्था कह सकते हैं। हमको ये जर्मन शब्द रटने की जरूरत नहीं है। पहली प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था ग्लिसग्लार्मिंग इंट्विक्लुंग, दूसरी प्रावस्था और तीसरी प्रावस्था। पेंक ने कहा कि जो तंत्र है अपर्दन का, वो अपर्दन का तंत्र 3 प्रावस्था में पूर्ण होता है। पहली प्रावस्था उत्थान की, पहला उत्थान का इनिशियल भाग है, उत्थान की प्रथम प्रावस्था है, और इस क्रम में स्थल धीरे धीरे ऊपर उठता है और अपर्दन भी शुरू हो जाता है। यहीं पर पेंक ने प्राइमा रंप शब्द यूज किया। ठीक है, पेंक ने कहा कि उत्थान जब प्रारंभ होता है तो उस स्थिति को प्राइमा रंप कहते हैं। जर्मन भाषा में उन्होंने एक टर्म यूज किया, प्राइमा रंप। पेंक ने कहा प्राइमा रंप पहली अवस्था है जब जहां से उत्थान शुरू होता है, पहली प्रावस्था। कभी भी पेंक के बाद जब लिखना तो अवस्था ना कह के उसको प्रावस्था कहना, फेज कहना। दैट इज द फर्स्ट फेज व्हेन राइज स्टार्ट होता है। ठीक है, और राइज जब स्टार्ट होता है तो फिर स्लोप क्रिएशन होता है, और स्लोप क्रिएशन और अपर्दन दोनों साथ में शुरू हो जाता है। दूसरा फेज प्राइमा रंप जो है, ये वाला फेज प्राइमा रंप है। प्राइमा रंप वाले फेज को उन्होंने वही कहा, पहला फेज आगास्तिजिंडे इट्विक्लुंग। फिर उन्होंने दूसरा फेज कहा, और फिर उन्होंने तीसरा फेज, यानी दूसरे फेज में उन्होंने बताया जो डेविस का मैच्योर फेज था उसको इन्होंने कहा सेकेंड फेज। और इसमें इन्होंने कहा कि उत्थान की तीव्र गति हो जाती है और स्लोप ग्रेडियंट बढ़ जाता है और अपर्दन भी बढ़ जाता है। यानी कि यदि हम पेंक की माने तो पेंक के अनुसार फर्स्ट फेज जो होता है, शुरुआत का फेज, उस फेज में इरोजन और राइज दोनों हाई लेवल पे होता है। सेकेंड फेज जो होता है इसमें इरोजन, राइज ये और स्लोप ग्रेडियंट तीनों हाई लेवल पे होता है। सेकेंड फेज में स्लोप ग्रेडियंट, इरोजन और राइज तीनों हाई लेवल पे होता है। फर्स्ट फेज में राइज हाई लेवल पे होता है और इरोजन हाई लेवल पे होता है। और थर्ड फेज को सबसे लास्ट फेज कहा, और पेंक ने कहा कि यहां पे उत्थान की गति मंद हो जाती है, यानी राइज लो हो जाता है, और कुछ समय बाद राइज टेम्पोरली ऑफ हो जाता है। जैसे ही राइज ऑफ होता है अपर्दन भी लो हो जाता है, और लास्ट में जाके अपर्दन भी डेड हो जाता है, और स्लोप ऑलरेडी डेड हो चुका होता है। यानी थर्ड फेज पेंक के सिस्टम का वो फेज है जिसमें पेंक के तीनों हथियार डल दिए जाते हैं, यानी कि स्लोप ग्रेडियंट, रेट ऑफ राइज एंड रेट ऑफ इरोजन तीनों लो हो जाता है। पेंक ने भी डेविस की तरह ग्राफ के द्वारा अपने इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की। पेंक ने 2 एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक एक्सिस जो वाई एक्सिस था उसको पेंक ने समुद्र तल से ऊंचाई की तरह यूज किया, यानी ग्राफ बिल्कुल डेविस जैसा बनाया। और जो एक्स एक्सिस था इसको उन्होंने, एक्स एक्सिस के लिए उन्होंने एक तरीके से उच्चतम और न्यूनतम उच्चावच को प्रदर्शित किया। 2 वक्र लिया और 2 कर्व के थ्रू उच्चतम और न्यूनतम उच्चावच को प्रदर्शित किया, और नीचे उन्होंने टाइम शब्द का उपयोग नहीं किया, नीचे उन्होंने समय नहीं लिखा,
नीचे सिर्फ उन्होंने एक ही चीज को यूज किया नीचे वाले ग्राफ में, उसको क्या लिखा उन्होंने नीचे, बेस लेवल। बेस लेवल नीचे वाला जो ग्राफ है, जैसे पेंक का ग्राफ है, पेंक के ग्राफ में दो लाइन होता तो जरूर है, ये y y डैश होता है और ये x x डैश होता है। ये एल्टीट्यूड को सीधे इन्होंने इस पे क्या लिख दिया, एल्टीट्यूड, और इधर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इधर क्या लिखा, बेस लाइन, आधार तल, बेस लाइन। यानी कि इधर समय शब्द नहीं लिखा है इन्होंने। उसके बाद दो कर्व इसने भी लिया। कौन कौन सा कर्व, एक कर्व लिया जिसको आप अपर कर्व कहोगे, दूसरा कर्व लिया जिसको आप लोअर कर्व कहोगे। तो अपर कर्व इन्होंने लिया, ये इनका प्राइमरम्प, ये इनका अपर कर्व, और नीचे वाला जो लोअर कर्व इन्होंने लिया, लोअर कर्व में इन्होंने बहुत ज्यादा कटकुट ऊंचा नीचा दिखाता रहा ये आधार तल को, ठीक है। तो लोअर कर्व को इस तरह से इन्होंने ऐसे दिखा दिया। अब लोअर कर्व के बीच में, ठीक है, लोअर कर्व, ये अपर कर्व है, आप इसमें यूसी लिख सकते हो, और ये लोअर कर्व है, इसमें आप एल से लिख सकते हो, और यहां पे प्राइमरम्प और इंडरम्प शब्द भी यूज कर सकते हो। बिगिनिंग में ये डायरेक्ट इतना राइज नहीं लिखा है, हम ये तो बताना भूल गए थे आपको, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। इसको इन्होंने बहुत लंबा लिया ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, और इसको भी इस तरह से ऐसे ले गया कि उन्होंने कहा कि जो राइज है उसमें लंबा समय लगता है, तो राइज को उन्होंने बिल्कुल इस तरह से ही बनाया, ठीक है। तो यहां से इनका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शुरू होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनका इस तरह से स्टार्ट होता है कि ये लंबा इधर से जाता है, लंबा बन के आता है ग्राफ ऐसा। तो ये जो इनका फेज है, यही है इनका प्राइमरम्प, प्राइमरम्प है ये इनका प्राइमरम्प। ये ऊंचाई को दिखाता है, ये बेस लेवल को दिखाता है, बेस लेवल। और यहां पे लास्ट में जो इन्होंने छोटा छोटा जो लास्ट में डिजाइन बनाया, लास्ट वाला, इसको इन्होंने कहा है इंडरम्प। आप इसको जर्मन शब्द से डरिएगा मत। प्राइमरम्प का मतलब होता है शुरुआत, और इंडरम्प का मतलब होता है अंत। जिस सिस्टम की बात पेंक ने की, उसकी शुरुआत को वो प्राइमरम्प कहता है और उसके अंत को इंडरम्प कहता है। और इसके बीच में ये कोई अवस्था नहीं बांटता, तो क्या बांटता है, वही जो तीन जर्मन वर्ड यूज किया था ये। तो जर्मन वर्ड में ये तीन तीन वर्ड यूज किया था। फर्स्ट वाला इंट्विलिंगे, सेकेंड इंट्विलिंगे, थर्ड इंट्विलिंगे, जो भी था उसका इट्विंगलिंगे, ये इट्विंगलुंग, इट्विंगलुंग था, इट्विंगलुंग फर्स्ट, इट्विंगलुंग सेकेंड, इट्विंगलुंग थर्ड, यानी प्रावस्था। तो पहली प्रावस्था को, प्राइमरम्प के बाद वाली जो प्रावस्था थी, ये इसकी पहली प्रावस्था हो गई। दूसरी प्रावस्था ये हो गई इसकी, यहां तक, इसको थोड़ा ऐसे बना ले, दूसरी प्रावस्था ये हो गई इसकी, और जो लास्ट बच गया ये अपने आप प्रावस्था, तो ये पहली प्रावस्था हो गई, ये दूसरी प्रावस्था हो गई, ये तीसरी प्रावस्था हो गई। आप भी ऐसे ही 1 2 3 कर देना। तुम्हारा यदि मन करे तो तुम जर्मन शब्द यूज करो, बाकी जर्मन मैं सजेस्ट नहीं करता। आप इसको प्रावस्था कह सकते हो, ठीक है, फेज कह सकते हो, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ये तीन फेज की बात करता है, ठीक है। पहली प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था और तीसरी प्रावस्था। अब रही इसमें घाटियों और भी, और उस पर फोकस ही नहीं किया इन्होंने। इसने सिर्फ तीन चीज दिखाने की कोशिश की है मिस्टर पेंक ने। क्या क्या बताने की कोशिश की है इन्होंने, स्लोप ग्रेडियंट, रेट ऑफ इरोजन और रेट ऑफ राइज। तो रेट ऑफ राइज दिखाने के लिए जो कटकुट कटकुट मिलेगा ना, इसमें बहुत ज्यादा कटकुट मिलेगा। यहां पे आपको इस तरह का बहुत मिलेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये मिलेगा बहुत ज्यादा। ये क्या दिखाता है कि इसमें राइज बहुत ज्यादा हुआ है और इरोजन भी ज्यादा हुआ है। बताया था ना इसमें कि राइज भी ज्यादा, इरोजन भी ज्यादा, स्लोप ग्रेडियंट भी ज्यादा। इसमें राइज ज्यादा और इरोजन ज्यादा। तो इधर वाले में ज्यादा आपको कटकट कटकुट दिखेगा। फर्स्ट फेज में जब देखोगे ना आप, तो पहला वाला फेज में खूब भर देगा ऐसे ऐसे करके, ये खूब ऐसा। ये जो भर दिया है ना इसने फर्स्ट फेज में पेंक ने,
पहले फर्स्ट नहीं, सेकंड फेज में देखना, फर्स्ट फेज में कम होगा, सेकंड फेज में ऐसा खूब भर देगा, अब फर्स्ट फेज में कम ये बढ़ेगा ऐसा। तो ये इसने यहां पे भी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, गॉर्ज ऐसा कुछ डेविस की तरह नहीं दिखाया है। तो क्या दिखाया है इसने, ये जो ऐसे 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 करके दिखाया है ना, ये बहुत ज्यादा नुकीला। फर्स्ट फेज में तुम देखोगे ढेर सारे भी बड़े पड़े हैं, सेकेंड फेज में उत्थान राइज भी घटेगा, इरोजन भी घटेगा, स्लोप भी घटेगा। याद करो हम तीनों के घटने की बात कर रहे थे कि राइज और स्लोप, मतलब प्राइमरम्प के बाद वाले फेज में सब कुछ, उसके बाद वाले फेज में तीनों कम होगा। जस्ट पहले वाले पे देख लो, हमने यहां क्या बताया है, तीनों अवस्था में, इस अवस्था में हमने बताया, इसी का ग्राफ के साथ सीधा सीधा लेना देना है। इस अवस्था में मैंने बताया था कि प्रो फेज वन में राइज बढ़ता है और इरोजन भी बढ़ता है, लेकिन प्रथम अवस्था है धीरे धीरे, यहां दोनों धीरे धीरे होता है, ज्यादा होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। दूसरे में बताया था सब तेजी से होता है, तीनों ज्यादा। देखो तीन लकीर बनाया था मैंने यहां पे, तीनों ज्यादा, तीनों का मतलब क्या, स्लोप ग्रेडियंट, रेट ऑफ राइज, रेट ऑफ इरोजन, तीनों सेकेंड फेज में ज्यादा है। और थर्ड फेज में देख लो, स्लोप पहले ही मर जाता है, राइज भी घट जाता है और इरोजन भी घट जाता है। अब ग्राफ पे देखो, ये तुम्हारा पहला फेज था, इसमें दोनों स्लो मोशन में चल रहा है। प्राइमरम्प के बाद पहला फेज प्रारंभ हो जाता है। पहले फेज में राइज बहुत लंबे समय तक होता है और अपर्दन भी होता है प्राइमरम्प से ही, लेकिन धीरे 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 धीरे, तो यहां धीरे धीरे होता है सब। दूसरे फेज में तीनों चीज बहुत फास्ट, मतलब इरोजन भी खूब हो रहा है, स्लोप ग्रेडियंट भी बहुत है और राइज भी खूब हो रहा है। तो ये वो फेज है, इसीलिए इसमें तुम देखोगे सेकंड वाले फेज में खूब ऐसे ऐसे भर दिया होगा उसने। लेकिन जब तुम थर्ड फेज में आओगे तो जितना यहां पे ये उबड़ खाबड़ बता रहा था राइज ऑफ स्थलाकृति, यहां ज्यादा स्थलाकृतियां सेकंड फेज में बनती है। पेंक की माने तो ज्यादा स्थलाकृतियां सेकंड फेज में बनती है। पेंक का फर्स्ट फेज हिमालय के निर्माण के पहले का फेज है, निर्माण के दौरान का फेज है। पेंक का सेकंड फेज हिमालय बन गया, नदियां नीचे उतर गई और बहुत सारी घाटी वाटी बना के नदियां नीचे मैदान तक आ रही हैं, ये उसका सेकंड फेज है। पेंक का थर्ड फेज, जब नदियां पूर्णतः ऐसे मैदान में पहुंच गई जहां नदी के पास अब दम नहीं है कि और आगे जाए, क्यों, ढाल मर गया, ढाल यहां क्या हो गया, मर गया, बिल्कुल ढाल ऐसा ढाल नहीं है, ढाल मर गया, एकदम खत्म हो गया ढाल। यहाँ पे ये ढाल नहीं दिखा रहा है, ये तो बचा हुआ पार्ट दिखा रहा है, तो ढाल खत्म हो गया यहाँ पे। सपोज आप कहोगे सर कर्व तो दिखा रहा है कि ढाल है, ये कर्व जो है ये ढाल को नहीं दिखा रहा है, ये शुरुआत की स्थिति को दिखा रहा है कि जहां पे ज्यादा राइज हुआ था वहां ज्यादा अपर्दन हुआ, अब यहाँ राइज ही कम हो गया है। तो राइज जब कम हो गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तीनों कम हो जाता है। क्या, शुरुआत में थोड़ा बहुत ये होता है, एक आध घाटी बनती है, एक आध घाटी बन सकती है, ठीक है, फिर उसके बाद एकदम बनना बंद हो जाता है। यानी ये वो फेज है, ये वो फेज है जिसमें लास्ट में एक आध पत्थर जो बच गया है छोटा निकला हुआ, इसको पेंक ने कहा कि ये अब और इसका अपर्दन संभव नहीं है, अपर्दन करने वाले दूत में ताकत नहीं रहा, तो कठोर चट्टानें ज्यों की त्यों खड़ी रह गई। इन कठोर चट्टानों को मोनोडेनॉक नहीं कहते हैं, इन कठोर चट्टानों को इंसेलबर्ग कहते हैं। तो अब इन लाइनों को देख के ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, ये दिखा रहा है कि तीनों चीज टॉप पे चल रहा है अभी। ये तीन क्या है, क्या तीन चीज टॉप पे चल रहा है भाई, तो उत्थान राइज टॉप पे चल रहा है, इरोजन टॉप पे चल रहा है और स्लोप भी बहुत ज्यादा है। इसलिए नंबर ऑफ लैंडफॉर्म्स ज्यादा क्रिएट होता है, स्थलाकृतियां ज्यादा मुझे मिलेंगी सेकेंड फेज में। स्थलाकृतियों का निर्माण, लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन ज्यादा किस फेज में होगा, सेकेंड फेज में। और जो थर्ड फेज होता है, चूंकि यहां स्लोप खत्म हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लेन, लगभग प्लेन है, यहां पे इरोजन स्लो हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन शुरू हो जाता है, स्लोप खत्म है, राइज भी नहीं होता यहां पे, राइज उत्थान भी यहां नहीं होता है।
तो इसके कारण से सब कुछ प्लेन हो चुका होता है, यहाँ पे अपर्दन भी बंद हो जाता है, लास्ट में जाके अपर्दन खत्म हो जाता है और फिर इंसेलबर्ग बचता है। कठोर चट्टानें ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती है, उसको इंसेलबर्ग कहते हैं। और जहां ये सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाता है उसको इंडरम्प कहते हैं। जब सिस्टम शुरू हुआ था तो प्राइमरम्प था, और सिस्टम खत्म हुआ तो इंडरम्प कहते हैं। अब जरा तुलना कर लें, आगे एक पॉइंट और बचा है, फिर हम आपका कमेंट उठाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यानी कि 3 फेज की बात करते हैं मिस्टर पेंक। पहला फेज वो कहते हैं उत्थान की ये पहली अवस्था होती है, प्रथम अवस्था होती है इरोज उत्थान की, राइज की। इसमें उत्थान की गति मंद होती है, अपर्दन की दर उत्थान की दर से कम होती है, भूखंड की कुल ऊंचाई बढ़ती जाती है और यहीं पे नदियों का जन्म होता है। प्राइमरंभ के बाद पहला स्टेज जो होता है इसमें नदियां जन्म लेती हैं। दूसरा स्टेज यानी फेज नंबर 2, स्टेज नहीं कहेंगे, फेज, सेकेंड फेज में उत्थान तो जारी रहता है, हाइट बढ़ चुका होता है, अपर्दन बढ़ चुकी होती है, उत्थान की दर से कम रहती है अपर्दन, नदी गहरी घाटी बनाती है, नदियां पहाड़ से उतल रही होती हैं, धरातल में विषमताएं उच्चावच पैदा होने लगती है, नदियां काट काट के पूरे उबड़ खाबड़ मैदान क्रिएट कर लेती है और सबसे ज्यादा स्थलाकृति इसी फेज में बनता है। तीसरा फेज ये मध्यवर्ती फेज है, यहां उत्थान और अपर्दन की दर समान हो जाती है, उच्चावच में ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। उन्हीं तीनों के आधार पर बाद के ज्योग्राफर्स ने इसको 5 पार्ट में बांटा है कि उच्चावच में वृद्धि नहीं होती है, दोनों वक्र समानांतर हो जाते हैं और फिर उत्थान की दर मंद पड़ जाती है। अब कुछ समय के लिए यहां अपर्दन की दर बढ़ती है क्योंकि ढाल की प्रवणता बढ़ती है। ये सेकंड फेज है। और लास्ट फेज क्या है, मतलब 2 3 4 सेकंड फेज है। पहला प्राइमरंभ है और 2 3 4 ये पेंक का सेकंड फेज है और 5वां फेज पेंक का लास्ट फेज है। इस अवस्था में पेंक सबसे लंबा मानते हैं, लास्ट फेज को पेंक सबसे लंबा मानता है और यहां उत्थान समाप्त हो जाता है, नदियों के काटने की क्षमता समाप्त हो जाती है और जब नदियों के काटने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो ऊंचाई घटने लगती है, विषमताएं जो उबड़ खाबड़पना है वो खत्म हो जाता है, समतल मैदान बन जाता है। इसी को इंडरम्प, इंडरम्प कहते हैं। पेंक की जो संकल्पना है, पेंक की संकल्पना में इसको इंडरम्प कहते हैं। अपर्दन चक्र शुरू होता है प्राइमरंभ से और खत्म होता है इंडरम्प पर, और प्राइमरंभ से इंडरम्प जो बनता है वो ढाल पे डिपेंड करता है। यदि ढाल तीव्र है तो प्राइमरंभ से इंडरम्प तक आते हुए स्थलाकृतियों का निर्माण ज्यादा होता है, और यदि ढाल बहुत ज्यादा मंद है तो प्राइमरंभ से इंडरम्प बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो जो विभिन्न प्रकार के भूरूप जन्म लेते हैं वो अंत में समाप्त होकर समतल मैदान बन जाता है। आकृति विहीन समतल मैदान को पेनी प्लेन ना बोल करके पेंक ने इंडरम्प कहा है। ठीक है, डेविस ने पेनी प्लेन कहा था और पेंक इंडरम्प कहते हैं। और ये मानते हैं कि इंडरम्प का ढाल अवतल होता है, यानी धसा हुआ होता है। जैसे डेविस भी मानते थे कि पेनी प्लेन अवतल होता है, वैसे ही पेंक भी मानते हैं कि इंडरम्प अवतल होता है, इंडरम्प अवतल होता है, प्राइमरम्प उत्तल होता है, उत्तल होता है, यानी कि उत्तल ढाल होता है उसका। पेंक ने भू आकृतियों के विकास में संरचना को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना, लेकिन ढाल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना। पेंक की खूब आलोचना हुई है। पहली आलोचना यह हुई कि पेंक ने अपनी थ्योरी बहुत ज्यादा मैथमेटिकल बना दिया है, लोग प्रारंभ में समझ नहीं पाते, इसलिए पेंक को सबसे ज्यादा गलत समझा गया भूगोलवेत्ता माना जाता है। पेंक बहुत ज्यादा जटिल तरीके से अपनी बात बताते हैं। पेंक कभी उत्थान को तीव्र बताते हैं, कभी उत्थान के दर को मंद बताते हैं, कभी उत्थान के दर को तीव्र बताते हैं, कभी अपर्दन को मंद बताते हैं, कभी अपर्दन को तीव्र बताते हैं। ये क्यों होता है, पेंक इस पे चुप हो जाते हैं। पेंक ये नहीं बताते कि उत्थान की दर कभी मंद कभी तीव्र क्यों होती है, या अपर्दन की दर कभी मंद कभी तीव्र क्यों होती है। कई विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि पेंक ने हद से ज्यादा ढाल को महत्व दे दिया है, जो गलत है। केवल ढाल से स्थलाकृतियां नहीं बनती, लेकिन पेंक बहुत ज्यादा महत्व ढाल को देते हैं। तो पेंक के मत को कुछ ज्योग्राफर जटिल मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। और एक और आलोचना होती है, पेंक ने बहुत ज्यादा जर्मन शब्द का प्रयोग कर लिया है जो सब लोगों के समझ के परे है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण पेंक की खूब आलोचना होती है, निंदा होती है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे, लेकिन आपके 6 कमेंट हैं तो इन 6 कमेंट को एक बार देख लेते हैं, आपके क्या प्रश्न है। अच्छा, एक ही बच्चा का ये है सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। सुनाई पड़ रहा है क्लियर? सुभाष कुमार कह रहे हैं पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। प्रीति कह रही है क्लियर नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, दरअसल हम भावुक लोग हैं तो हम चीजों पे थोड़ा गौर ज्यादा कर लेते हैं। पेन का इमेज नहीं दिख रहा है, ये आपने कहा था 6 बजे। ठीक है, ये हमने अपने लिए रखा था कि आपको सही डायरेक्शन में बताएं। आपको हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। पीडीएफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं कह रहा हूं यदि वो समझ में आ रहा है तो ये जो लिखा हुआ है ये तो किताबों में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए, आप लोगों के प्रश्न का इंतजार है, एक एक करके किसके मन में क्या प्रश्न आया है। डेविस और पेंक से रिलेटेड होने चाहिए आपके क्वेश्चन। पूछिए, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। चलिए, अभी तक किसी का नहीं आया है कोई प्रश्न। एक बच्चे का आया है, बताइए क्या पूछ रहे थे आप। जी विभू जी पूछिए। सर सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हेलो। सर जैसे कि डेविस और हाँ सर सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ डेविस और पेंक सर जो कि इनका कंपैरिजन कर रहे हैं सर। तो हाँ। जो डेविस है सर वो उन्होंने उन्होंने तीन मतलब अवस्था जो बताए थे वो संरचना सर। तो ये तो सर क्लियरली समझ में आ गया सर। लेकिन ये पैंक के साथ जब इनका कंपैरिजन करते हैं उन्होंने पारक एक शब्द यूज किए, एक एंड्रम यूज किए सर, जो अंतिम अवस्था बताते हैं सर। तो क्या इनका भी 3 अवस्था 4 अवस्था ऐसा कुछ था क्या सर? जैसे कि उनका 3 अवस्था के स्ट्रक्चर, क्या ये सिर्फ 2 में ही सिमट गया सर इनका? मतलब इंद्रम्प थोड़ा सा ये अवस्था कंफ्यूजन नहीं रहा है, सर। मेरी बात सुनिएगा। अब माइक ऑफ करिए, मैं क्वेश्चन अच्छा समझ गया आपका। अच्छा। जी, इंद्रम्प अवस्था नहीं है। जैसे डेविस ने कहा था, डेविस ने जैसे कहा था कि अंत में समतल मैदान बचता है, उसको डेविस ने एक एक टेक्निकल टर्म दिया था, पेनी प्लेन, PENEPLAIN, पेनी प्लेन। एट द एंड वी फाइंड पेनी प्लेन, समप्राय मैदान। तो डेविस भी वही कहना चाहता है, एट द एंड वी फाइंड नॉट पेनी प्लेन, इंडरम्प। इंडरम्प का मतलब होता है आकृति विहीन मैदान। तो इंडरम्प उसका अवस्था प्रवस्था नहीं, अवस्था तो मानता ही नहीं था डेविस। डेविस जब तक जिंदा थे उन्होंने 3 ही माना था फेज, और उन तीनों फेज को इट्विकलुंग 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 नाम दिया था। अलग अलग इट्विकलुंग, 3 तरह का इट्विकलुंग। बाद के जोग्राफर्स ने उस 3 इट्विकलिंग की मदद से, डेविस के ग्राफ में 3 ही फेज है, लेकिन बाद के जो जोग्राफर्स थे ना, इन्हीं 3 फेज को 5 भाग में बांट दिया, छोटे 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 छोटे, किताब में देखेंगे ना, उन्हीं 3 को 5 तरीके से व्याख्या कर दिया, 5 भाग में बांट दिया। तो वो पेंक ने नहीं बांटा, पेंक ने 3 ही भाग में बांटा है, 3 इट्विकलुंग को। और तो आप एक चीज समझ गए कि इंडरम्प इज इक्वल टू पेनी प्लेन and monodontic is equal to Inselberg and Primarump is equal to initial phase of Davis। इस तरीके से आप दोनों को कंपेयर करके याद रख सकते हैं। एक अरुणिमा जी हैं सर, आंसर लिखते लिखते वांट एनालिसिस में हम लिख सकते हैं कि पेंक की 5 फेज होती है, नहीं, आप ये लिखेंगे कि बाद के भूगोल वेत्ताओं ने 5 प्रवस्थाओं में बांट के इसकी व्याख्या की। पेंक ने 3 ही बतलाए थे, इट्विकलुंग, ठीक है, पेंक ने 3 इट्विकलुंग बताया था, और बाद में उसको एक्सप्लेन किया जोग्राफर्स ने बाद के, क्योंकि वो मर गए देखे, ठीक है। ये जो चीजें, जो लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो सिर्फ इन पॉइंट्स पे जो मैंने बोर्ड पे लिए उस पे फोकस कर रहे हैं,
तो वो उनको मैं और एक्स्ट्रा अलग से बता दूंगा, ठीक है। हम भेज देते हैं इस पॉइंट्स को आपको, आप अभी जस्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। चलिए रिजुवेनेशन, अच्छा दीपेंद्र करण पूछिए। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम, पूछिए दीपेंद्र। सर ये पेंक और डेविस का जो ये बताया गया है अपर्धन चक्र वाला पूरा कंसेप्ट, तो अगर बीपीएससी अगर ये क्वेश्चन लेती है अगर एग्जाम में, जरूर तो लेगी, क्या, कंफर्म है, डन है। हाँ जी सर, तो क्या बिहार और झारखंड में कोई ऐसा पहाड़ी है या फिर ऐसा कोई लाइव एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग इसको हाँ हाँ एज हाँ हाँ एग्जाम्पल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए छोटी पहाड़ियां जो भी हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां जो हैं, आप जैसे यूएसए में उन्होंने एक पहाड़ी को चुना था, जिस पहाड़ी का न्यू हैम्पशायर क्षेत्र में मोनाडेनाक नाम की पहाड़ी को उन्होंने बताया था कि ये घर्षित पहाड़ियां हैं। तो ऐसी घर्षित पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां बहुत सारी हैं बिहार में भी। जैसे हमारे गांव में भी एक पहाड़ी, उसका नाम है डोल पहाड़ी। चारों तरफ मैदानी भाग है और उस मैदानी भाग के बीच में एक बेलहर नाम का गांव है। बेलहर, सोनी वहीं पे घर है। सोनी का बेलहर साइड नहीं हो तो उधर है, दूसरे साइड है सोनी का। छोटी पहाड़ियां जो मैदानी भाग में एक दो छोटी पहाड़ियां होती है, उनका ज्यादा नाम फेमस नहीं होता, वो स्थानीय पहाड़ियां होती हैं, क्योंकि वो घिरसित घर्षित पहाड़ियां ज्यादा ऊंची नहीं होती हैं। तो आप यदि उदाहरण देना चाहें, आपके नजर में कोई ऐसी पहाड़ी हो जो मैदानी भाग के बीच में हो, तो आप लिख सकते हैं उसको एज एन एग्जाम्पल, और आप बता सकते हैं कि ये एक तरीके से मोनोडोनाक या इंडरम्प। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मोनोडोनाक या इंसेलबर्ग बोलेंगे। इंडरम्प मतलब मैदान होता है, समतल प्राय मैदान को, आकृति विहीन मैदान को पेंक ने इंडरम्प कहा था। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ट्राई कीजिएगा दोनों के अंतर को लिखने का। क्वेश्चन लिखिए, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डेविस एंड पेंक थ्योरी, या थ्योरी ऑफ डेविस एंड पेंक, या साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ डेविस एंड पेंक के बीच का डिफरेंस लिखना है। अपर्दन चक्र, डेविस और पेंक के अपर्दन चक्र की संकल्पनाओं के बीच क्या अंतर है, ट्राई कीजिएगा लिखने का। मतलब आपका ना कॉम्परेटिव टाइप ऑफ सिस्टम होगा पूरा एक्सप्लेन करने का। डेविस ने क्या बताया और पेंक ने क्या बताया, और पूरा इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन को एक्सप्लेन करिए, दो दो ग्राफ यूज करिए। ट्राई कीजिएगा लिखने का, यदि हो जाए तो बेहतर है, नहीं हो पाए तो हम बताएंगे ही। और जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए ना, हम भेज देते हैं, अभी तुरंत भेज देते हैं। इतनी ही क्लास रहेगी आज की।